So here our Article 28 says that is freedom of attendance from religious institutions. अब देखो इसके अंदर 4 टाइप की जो जगह है, 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस की बात करी आपने. पहला इंस्टीट्यूशन है आपका दैट इज टोटली स्टेट ओन्ड. दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है दैट इज एब्सोल्युटली रिलीजियस. तीसरा होता है स्टेट फंडेड एंड फोर्थ इज स्टेट एडेड. ठीक, तो जो स्टेट ओन्ड होगा वहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की बात करोगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. रिलीजियस की कोई बात नहीं होगी. एब्सोल्युटली रिलीजियस जो है उसमें जिस भी रिलीजन के नाम से आपने इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, आपको वहां पे मैंडेटरी होगा टू फॉलो. यानी कि अगर आप किसी जैनी इंस्टीट्यूशन में हो, अगर वो आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई हवन करना सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, यू हैव टू फॉलो. तो कंप्लीटली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में यू हैव टू फॉलो दैट. देन कम्स योर स्टेट फंडेड एंड स्टेट एडेड. स्टेट फंडेड और स्टेट एडेड में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो प्रोपगेट कर सकते हैं, बट इट्स अप टू मी दैट आई वांट टू फॉलो और नॉट. That is totally up to me. So that is not compulsory for me to follow. So this is Article 28 of our Constitution which says कि कोई भी religious institution कब मुझे force कर सकता है उनके जो religious affairs है उसमें participate करने के लिए या नहीं. Then comes Article 29. So Article 29 and Article 30 deals with cultural and educational rights. बहुत बढ़िया. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. सो आर्टिकल 29 मुझे क्या बोलेगा? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना स्टेट की जिम्मेदारी है. तो अब माइनॉरिटी कौन है? तो माइनॉरिटी जो है वो एग्जैक्टली क्या होंगे वो डिफाइन कौन करेगा? वो डिफाइन करेगा आपका नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, और स्टिल उसने अभी तक डिफाइन नहीं किया है. पर इसको ध्यान किस किस चीजों का रखना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीज कहता है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विच रिसाइड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज हो, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट और कल्चर, उनका अलग स्क्रिप्ट या कल्चर हो, एंड उनके पास राइट है इनको कंजर्व करने का. यानी कि अगर 500 लोग भी है ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो दे हैव राइट, कंप्लीट राइट टू कंजर्व इट. एंड दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि किसी भी सिटीजन को आप एडमिशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के लिए इसलिए मना नहीं कर सकते हो कि वो किसी पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, कास्ट या लैंग्वेज का है. सो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय स्टेट, मेंटेन्ड एंड फंडेड बाय स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज. तो ये 2 चीज है. माइनॉरिटीज की रियल डेफिनेशन क्या है? वी स्टिल डोंट नो. देन कम्स आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 इज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. यानी कि अगर मैं माइनॉरिटी हूं और मैं अपना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, तो आई हैव कंप्लीट राइट टू डू दैट. क्यों जरूरी है? ताकि मैं कंजर्व कर सकूं, प्रिजर्व कर सकूं किस चीज को? जो मेरा अपना कल्चर है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है. तो टू कंजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर. एंड अगर स्टेट्स कभी भी ग्रांट देगा ना, ग्रांट, तो कभी भी वो ये सोच के नहीं देगा कि ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, या इसमें तो बहुत कम ही लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर हिंदू कम्युनिटी है, कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, और कोई और अदर छोटी माइनॉरिटी की कम्युनिटी है। तो हिंदू की पॉपुलेशन 80%, मुस्लिम 10%, 2% और 5%, और ये आपका मान लो 3% या 2% ही बोल दो इसको, और कोई बहुत ही अदर है वो 1%। तो ऐसा नहीं कि स्टेट के पास अगर 100 रुपये तो वो 80 रुपये इसे देगा, 10 इसे देगा, 2 इसे, 5 इसे, नहीं, उसको ये 100 करोड़ इन 6 लोगों में बराबर बराबर बांटने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट कि अगर कोई भी ग्रांट एड हो रही है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो कभी भी उसमें भेदभाव नहीं करना है। दिस आर्टिकल 30 ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन से। देन कम आर्टिकल 31, इसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये 300A में पहुंच चुका है, लीगल राइट बन चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी था, बट अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसे हटा दिया गया। देन कम्स आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो आप इसे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने खुद बोला था इसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इज आर्टिकल 32 ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है कि पार्ट 3 में, यानी कि 12 to 32 तक, अगर आपका कोई भी राइट जो है वो वॉयलेट होता है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, यू कैन इशू रिट्स, और उस रिट्स के बदले आपको 100% जो है वो न्याय मिलेगा। सो अगर ये रिट्स नहीं होते ना, अगर गारंटी तो दे दी आपने कि हाँ ठीक है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, पर गारंटर कौन है? गारंटर है सुप्रीम कोर्ट और कुछ केस में हाई कोर्ट। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 12 to 32 को ही प्रोटेक्ट करता है ये, 33, 34, 35 को नहीं करेगा क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं। 32 खुद 32 को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। पता चला पार्लियामेंट ने 32 को ही अमेंड कर दिया, तो भाई अब कहाँ से आप उठाओगे कुछ भी चीज। सो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि दे प्रोटेक्ट आर्टिकल 12 to 32 इन 32 जो आपका आर्टिकल है। सो रिट्स क्या होते हैं? रिट्स यू कैन इशू, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ रिट्स जो इशू की जा सकती है। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, पता नहीं क्यों। अब के बाद से आए गारंटी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 3, 4, 5। फर्स्ट इज हबीस कॉर्पस, सेकेंड इज मैंडेमस, थर्ड इज सर्च्यूररी प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। क्या मतलब है इसका? इसी की ही नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में वी आर कवरिंग दिस, जरूर देखना आप उसको, और 100% क्लियर हो जाएगा आपको, जिंदगी में कभी रिट्स में कंफ्यूजन नहीं होगी। सो दीज आर 5 मेन टाइप्स ऑफ रिट्स जो कि इशू किए जा सकते हैं। किनके खिलाफ? जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 32 और हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 226। सो दोनों कर सकते हैं ये। बट जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्या कर सकता है कि jurisdiction of writs of Supreme Court is extendable all over India, but only when there is violation, or contravention of fundamental rights. बट हाई कोर्ट जो रिट इशू करते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट से तो कर ही रहे हैं, बट एनी अदर पर्पस, यानी कि अगर कोई और पर्पस है ना फंडामेंटल राइट के अलावा भी, तो भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट की जो पावर है ना रिट के मामले में, वो थोड़ी सी वाइडर है, थोड़ी सी ज्यादा पावर हाई कोर्ट को जो है वो दी जाती है। बट क्या ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था? नहीं। जो ये एक्स्ट्रा पावर हाई कोर्ट को दी गई है ना, दिस इज गिवन इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये याद रखना। बहुत सारे चेंजेस हुए थे,
कुछ अमेंडमेंट्स तो हमें बिल्कुल ही याद रखने की 42nd और 44, ये तो एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए कि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन कम्स आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि देयर आर सर्टेन, आप देखो 33, 34, 35 ये एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट है, ठीक। So Article 33 says that certain professions can be restricted by Parliament, by law for proper discharge of duties, यानी कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिन्हें ये चीज लीव करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो उन्हें ये क्या करना पड़ेगा, वेव ऑफ करने पड़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट। तो हमने वॉयलेट नहीं किए, आपने खुद जानबूझ के जो है वेव ऑफ किए हैं। सो अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही उन्हें साइन करना होगा पूरा कि हाँ ठीक है हम अपने फंडामेंटल राइट वेव ऑफ कर रहे हैं। कौन कौन आ सकते हैं इसमें, हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गई, IB, रॉ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक्सेट्रा, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट है कंट्री की सवेरेंटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, तो उन सब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप उन्हें क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन अपनी मर्जी से अपनाते हैं। 33 में ये है। देन कम्स आर्टिकल 34। व्हाट डज आर्टिकल 34 से, आर्टिकल 34 से बोलता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बाय लॉ शैल indemnify any officer of union while martial law is imposed, क्या मतलब है इसका, कि जब मार्शल लॉ लगा होगा ना, मार्शल लॉ, तो जो यूनियन का ऑफिसर रहेगा, जैसे कि आप सब IAS ऑफिसर, तो जो यूनियन का ऑफिसर रहेगा ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी काम के लिए, उसकी इंडेमनिफिटी यानी कि उसकी जवाबदेही किसकी रहेगी, उसकी जवाबदेही रहेगी पार्लियामेंट की। सो पार्लियामेंट जवाबदेही रहेगी अगर मार्शल लॉ लगा है और यूनियन के किसी मिनिस्टर ने या किसी ऑफिसर ने कुछ किया है, तो ऑफिसर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब मार्शल लॉ क्या होता है कि मार्शल लॉ में क्या करते हैं कि अगर स्टेट की या कंट्री की या किसी पर्टिकुलर पार्ट की हमें लगता है कि इससे देश की सिक्योरिटी, सेवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई भी फर्क पड़ेगा, तो वहां पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी जाती है, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लगा देंगे और वो एक पुलिस स्टेट बन जाता है। तो कई सारी जगह जो है वो मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इसके अंदर आप ये देखो इतना खतरनाक होता है कि आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स भी लिए जा सकते हैं। ऑल और एनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट कुड बी टेकन फ्रॉम यू, तो ये इसको मार्शल लॉ बोलते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन है, तो अगर यूनियन ऑफिसर ने कुछ किया है, सेंट्रल ऑफिसर ने कुछ किया है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधा किसकी, पार्लियामेंट की। सो दिस इज आर्टिकल 34 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट बाय लॉ शैल इंडेमनिफाई एनी ऑफिसर ऑफ द यूनियन while the martial law is enforced. So this was all about the fundamental rights chapter. इन 2 वीडियोस को देखने के बाद अगर आप लक्ष्मीकांत रीड कर लेते हैं तो 100% कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आएगा। So this was all about fundamental right. Thank you so much and I'll meet you all in my next video. Thank you.